स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस 2013 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आप ये रियलाइज भी कर पाएंगे कि 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन 2021 में भी पूछे गए हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। उसी के साथ साथ जब हमने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया तो थ्योरी पार्ट कवर कर लेने से सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते हैं। थ्योरी पार्ट कंप्लीट करने के बाद में हमें क्वेश्चन पार्ट पर आना काफ़ी ज़रूरी है। तो क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो क्या कहना चाह रहा है। इसीलिए यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2013 के क्वेश्चन से। सबसे पहले 2013 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया आरेख डीएनए के आनुवांशिक विचार की एक महत्वपूर्ण संकल्पना दर्शाता है और रिक्त स्थान दिया गया है ए से लेकर सी की पूर्ति कीजिए। डायग्राम देखकर आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन सेंट्रल डॉगमा थ्योरी से है और सेंट्रल डॉगमा थ्योरी को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे फ्रांसिस एंड क्रिक। तो पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पर फ्रांसिस एंड क्रिक, ये जो प्रपोज्ड बाय, इसमें लिखा हुआ है कि डीएनए से पहले एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है एंड दैट इज प्रपोज्ड बाय। तो ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया है? फ्रांसिस एंड क्रिक के द्वारा प्रपोज किया गया है। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये सबको पता है, इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में हम कहते हैं अनुलेखन। अनुलेखन की ये प्रक्रिया है। एमआरएनए से प्रोटीन बनने को कहा जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, और इसे कहा जाता है अनुवादन। और ये प्रक्रिया दी गई है फ्रांसिस एंड क्रिक के द्वारा। तो एक एक करके सारे ऑप्शन देख लेते हैं, देखेंगे कौन सा आंसर होगा। पहला दिया हुआ है अनुलेखन, दूसरा है ट्रांसलेशन और तीसरा दिया है फ्रांसिस एंड क्रिक। यहाँ पे दिया है ट्रांसलेशन ए में, तो क्योंकि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन नहीं कहते, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है। इसके बाद अनुलेखन दिया हुआ है, प्रतिकृतिकरण दिया हुआ है, ये भी गलत है। फिर ट्रांसलेशन दिया हुआ है और अनुलेखन दिया है, और फिर इसके बाद में इरविन चारगाफ दिया है, तो ये भी गलत है क्योंकि ए में ट्रांसलेशन नहीं आएगा, ट्रांसक्रिप्शन आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है फर्स्ट। ए में आता है अनुलेखन, बी में आएगा ट्रांसलेशन जिसे हम कहते हैं अनुवादन। और ये दिया गया है, ये थ्योरी अपने आप में सेंट्रल डॉगमा थ्योरी है और सेंट्रल डॉगमा थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? फ्रांसिस एंड क्रिक के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित किया गया है? अनुलेखन क्या होता है? अनुलेखन डीएनए से टीआरएनए को सूचना प्रदान करना। कभी भी टीआरएनए को सूचना प्रदान नहीं की जाती है, टीआरएनए का कार्य होता है ट्रांसफर का। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि टीआरएनए ट्रांसफर करने का कार्य करता है, यह अमाइनो एसिड को लाने ले जाने का कार्य करता है, ट्रांसपोर्टर की तरह कार्य करता है ये। अनुवादन की बात करें, प्रोटीन निर्माण के लिए एमआरएनए में सूचना का इस्तेमाल करना। अनुवादन में हम क्या करते हैं? प्रोटीन के निर्माण के लिए एमआरएनए में सूचना का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल सही है कि डीएनए है और डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो हम क्या करते हैं? एमआरएनए के अंदर की जो सूचनाएं हैं उन्हीं सूचनाओं के आधार पर इस प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन सही है
दमनकारी प्रोटीन, जिसे हम इनहिबिटरी प्रोटीन भी कहते हैं, यह प्रकीर्णन संश्लेषण को रोकने के लिए प्रचालक को बाधित करता है। तो ये भी सही है, यहाँ पे प्रकीर्णन नहीं, यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण है, इसको रोकने के लिए प्रचालक को बाधित करता है, और ये बिल्कुल सही बात है। जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसका यही कार्य होता है, दमनकारी प्रोटीन को रिप्रेसर प्रोटीन भी कहते हैं, और यह प्रचालक को बाधित करता है। ऑपेरोन संरचनात्मक जीन और प्रचालक और उन्नायक, ये तीनों ऑपेरोन के अंदर आते हैं। ऑपेरोन के अंदर स्ट्रक्चरल जीन भी आते हैं। संरचनात्मक जीन का मतलब है स्ट्रक्चरल जीन। प्रचालक का मतलब है ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन, और उन्नायक का मतलब है यहाँ पर उन्नायक प्रमोटर जीन, प्रमोटर जीन। तो इस तरह से हिंदी के साथ साथ वैसे कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, तो उनको ये भी पता है उन्नायक को प्रमोटर कहा जाता है, प्रचालक को ऑपरेटर कहा जाता है। तो ये तीनों ही ऑपेरोन में होते हैं। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है फर्स्ट। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूपांतरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? रूपांतरण को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। और इसमें ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आता है। ग्रिफिथ ने चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और वो एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से पता होगा। इसमें हमने आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, दो प्रकार की बैक्टीरियल स्ट्रेन ली थी, और उसे चूहों के अंदर डाला था और एक प्रयोग किया था। तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, जो डीएनए होता है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, आगे चलेंगे। सही विकल्प का चयन कीजिए। डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस एंड डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। क्या डायरेक्शन होगी डीएनए टेम्पलेट स्ट्रेन को किस डायरेक्शन में रीड किया जाएगा? तो देखिए, हमेशा जब भी हम बात करते हैं कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर डीएनए की दो स्ट्रैंड होती है, डीएनए की दो स्ट्रैंड होती है। इसको हम मान लें यहाँ पर 5 to 3 स्ट्रैंड, और इसको हम मान लें 3 to 5 स्ट्रैंड। तो जो mRNA बनता है वो हमेशा 5 to 3 स्ट्रैंड की डायरेक्शन में बनता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आरएनए सिंथेसिस का जो डायरेक्शन होता है वो 5 to 3 डायरेक्शन में होता है, क्योंकि डीएनए के 3 एंड से ये स्टार्ट होगा। डीएनए हमेशा जो स्टार्टिंग होती है वो 3 एंड से ही होती है, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग हो, चाहे वो ट्रांसलेशन की स्टार्टिंग हो, चाहे वो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग हो, वो 3 एंड से होगी, और 3 एंड के बाद में जो बनेगा वो 5 एंड से शुरू होगा। इसीलिए यहाँ पर हम पहला लगाएंगे। आपको 3 प्राइम एंड का हमेशा ध्यान रखना है, स्टार्टिंग 3 एंड से ही होती है। 2015 का क्वेश्चन देखेंगे। ई कोलाई का जीन नियमनकारी का नियंत्रण करने वाला लैक्टोज ऑपेरोन जो लेक फर्स्ट जीन उत्पाद में भी भाग लेता है। ई कोलाई का जीन नियमनकारी मतलब रेगुलेटरी जीन है का नियंत्रण करने वाला लैक्टोज ऑपेरोन जो लेक फर्स्ट जीन के उत्पादन में भी भाग लेता है। यह पुनर्भरण क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज अनुलेखन को बंद कर सकता है। धनात्मक और प्रेरकीय क्योंकि इसे लैक्टोज द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, और ऋणात्मक और प्रेरणीय क्योंकि यह दमनकारी प्रोटीन को रोक देती है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को रोक देती है। ऋणात्मक और दमनकारी क्योंकि यह दमनकारी प्रोटीन अनुलेखन को रोक देती है। पहले एक बार फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ई कोलाई का जीन जो रेगुलेटरी जीन है का नियंत्रण करने वाला लैक्टोज ऑपेरोन जो लेक फर्स्ट जीन के उत्पादन में भाग लेता है। लेक फर्स्ट जीन के उत्पादन में भी भाग लेता है। वो क्या करता है? यह ऋणात्मक है और प्रेरणीय है क्योंकि यह दमनकारी प्रोटीन इनहिबिटरी प्रोटीन के ट्रांसक्रिप्शन को ये रोक देता है। तो ये इसका सही आंसर होगा।
ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए हमें लैक ऑपेरोन को काफ़ी अच्छे से समझना होगा। कब लैक ऑपेरोन ऑफ होता है, कब ऑन होता है, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से देखनी होगी, तब जाके हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा मैकेनिज्म देखना होगा। आपके जाके देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ है तो अभी जाके आप कॉपी खोलिए और उस मैकेनिज्म को देखिए। आगे बात करेंगे, समुद्री अर्चिन के डीएनए में द्विकुंडलित होता है। 70% बेस साइटोसाइनिन के दिखाए गए हैं और इस डीएनए में अन्य 3 बेस की प्रतिशतता हमें बतानी है। ठीक है, हमेशा हमको पता है कि जितनी मात्रा सी की होती है उतनी मात्रा जी की भी होती है, और जितनी मात्रा ए की होती है उतनी मात्रा टी की भी होती है। ये हमें बहुत अच्छे से पता है, चारगाफ के नियम से हम इस नतीजे पर आए हैं कि सी जितना होता है उतना जी होता है, और जितना ए होता है उतना टी होता है। हमें यहाँ पर बताई गई है 17% साइटोसिन की मात्रा। तो यदि 17% साइटोसिन है तो जी भी कितना होगा, 17%। अब यहाँ पे 17 और 17 इसको प्लस कर लो, तो अब आपका क्या आ गया, 34। इसको आप 100 में से माइनस कर लीजिए। 100 में से माइनस करने के बाद में आपके आ जाएगा 66। 66 आने पर ये आपके 100 में से आया है, ध्यान रखना। ये हो गया आपका टोटल 34, ये टोटल आपका 34 हो गया। और अगर हम बात करें ए टी जी सी, तो इसे हम 100% मानते हैं। 100 में से हम 34 माइनस कर लें तो हमारे पास आता है 66। 66 में से अगर 33%, मतलब 66 का आधा आधा कर लो आप, 33, तो 33 यहाँ पे एडेनिन का है और 33 ही यहाँ पे थाइमिन का है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। देखिए, इस तरह से काफ़ी इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और सेम क्वेश्चन के 2021 में पूछा गया है। ये जो आपका पहला क्वेश्चन था यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया, ये क्वेश्चन भी 2021 में एज इट इज़ पूछा गया क्वेश्चन है। और इसी के साथ साथ ये वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसा क्वेश्चन आपके 2021 में भी पूछा गया है। आगे चलेंगे 2016 के क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभक प्रकूट है। कौन सा प्रारंभक है, तो प्रारंभ करने के लिए होता है मेथियोनिन, जो कि AUG के लिए कोड होता है। तो AUG यहाँ पे प्रारंभक के स्टार्ट कोडोन है। इसमें लिखा हुआ है UGA, UAA, UAG, ये स्टॉप कोडोन है। आगे चलेंगे, लेख प्रचालक की अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। लैक ऑपेरोन के बारे में बात हो रही है, और इसके लिए, इसकी एक्सप्रेशन के लिए कौन से प्रेरक, कौन से इंड्यूसर की आवश्यकता होती है। तो जब भी हमें लैक ऑपेरोन को अभिव्यक्त करना होता है, उसे एक्सप्रेस करना होता है, तो इसके लिए लैक्टोज की आवश्यकता होती है, और इसी के ऊपर ये बेस्ड है। लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के ऊपर ही ये बेस्ड है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रोटीन वाला एंजाइम है। गैर प्रोटीन का मतलब, देखिए जितने भी आप यहाँ पर एंजाइम देखेंगे तो मैक्सिमम जितने भी एंजाइम है उनका केमिकल नेचर प्रोटीन नेचर होता है। ध्यान रखना, मैक्सिमम जितने एंजाइम है उनका केमिकल नेचर कैसा होता है, प्रोटीनिशियस। इवन विटामिन आर ऑल्सो प्रोटीन, विटामिन भी प्रोटीन नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसा भी है जो कि प्रोटीन नेचर के नहीं है, जैसे कि राइबोजाइम। तो राइबोजाइम का नेचर प्रोटीनिशियस नहीं होता है, ये न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा राइबोजाइम। ये एक ही एंजाइम है वैसे तो, जो कि आरएनए से बना हुआ है, आरएनए से ये बनता है। आगे, जीवाणु में निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए संरचनात्मक आरएनए राइबोजाइम दोनों की तरह कार्य करता है। तो वो फिर दोबारा आरएनए के बारे में ही पूछा है, राइबोजाइम के बारे में ही पूछा है।
तो राइबोजाइम की तरह भी कार्य करता है और आरआरएनए के लिए भी कार्य करता है। तो इसमें आपके आ जाएगा 23S आरएनए। तो यहाँ पे आपके आंसर आएगा 23S आरआरएनए। ये राइबोसोम की तरह भी कार्य करता है और आपके आरआरएनए की तरह भी कार्य करता है और ये संरचनात्मक भी है, क्योंकि ये राइबोसोमल आरएनए होता है और इसका कार्य होता है राइबोसोम का निर्माण करना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि राइबोसोम का निर्माण राइबोसोमल प्रोटीन और आरआरएनए से होता है। तो राइबोसोमल प्रोटीन, ये राइबोसोमल प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है? आरआरएनए, और उसी से ये बनता है। डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के किस एक रज्जु पर अनुलेखन उत्प्रेरण करता है? डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के कौन से रज्जु पर अनुलेखन उत्प्रेरण करता है? पहला है कोडोन रज्जु पे, अल्फा रज्जु पे, प्रति रज्जु पर और टेम्पलेट रज्जु पर। तो आप पहली बात तो ये समझ गए कि आपने ये नहीं लगाओगे आप और ना ही ये लगाओगे। आपके सामने दो है, इसको हम कहते हैं एंटी स्ट्रैंड और इसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी एंजाइम जो होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जाके बाइंड होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। 2017 के क्वेश्चन, जीवाणुओं में डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है। बैक्टीरिया की बात हो रही है तो उनके अंदर डीएनए प्रतिकृतिकरण के लिए कोई विशेष प्रकार का केंद्रक तो होगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास में केंद्रक नहीं होता है। तो उनका जो प्रतिकृतिकरण होगा वो कोशिका द्रव्य में ही होगा। तो केंद्रिका के अंदर विखंडन से पहले, अनुलेखन से ठीक पहले और एस प्रावस्था के दौरान। यहाँ पे पूछा गया है कि रेप्लिकेशन कब होगा, ये तो हमको क्लियर है कि कोशिका द्रव्य में ही होगा, कोशिका द्रव्य में होगा, लेकिन कब होगा? तो कोशिका द्रव्य में तो होगा, लेकिन ये होगा विखंडन से ठीक पहले, बाइनरी फिजन से ठीक पहले, बाइनरी फिजन से ठीक पहले आपके यहाँ पे बैक्टीरिया में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। आगे, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से हमें प्राप्त हुआ है? तो देखिए, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है और आनुवांशिक पदार्थ की सर्चिंग के लिए, आनुवांशिक पदार्थ की खोज के लिए 1 बाय 1 करके काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। हमने 12th क्लास में इसके लिए 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं। पहला है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, दूसरा है हार्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट और तीसरा है एवेरी मैक्लोइड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट। तो पहला एक्सपेरिमेंट हम ग्रिफिथ का देखा, जहाँ पर हम कंक्लूजन पे नहीं आ पाए थे। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पर एवेरी मैक्लोइड मैकार्टी का देखा, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा संदेह था, तो ये क्लियर नहीं हो पाया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन लास्ट में जब हमने हार्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट देखा जो कि रेडियो एक्टिविटी पर बेस्ड था, तो उस एक्सपेरिमेंट से हमें ये क्लियर हो गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। आपको पता होगा हार्शे और चेज ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो ई कोलाई बैक्टीरिया के लेकर किया था और उसके लिए वायरस का उपयोग किया था, वो था टी2 फेज, और वहाँ पे रेडियो एक्टिव लिया था, लाइक फास्फोरस लिया था, फास्फोरस का 32 और सल्फर का S35 लिया था। तो ये एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा हार्शे एंड चेज। फोर्थ है, डीएनए प्रतिकृतिकरण के दौरान ओकाजाकी खंड किसको बढ़ाते हैं? प्रतिकृति द्विशाख की तरफ पश्चगामी स्ट्रैंड, प्रतिकृति द्विशाख से परे अग्रणी स्ट्रैंड, प्रतिकृति द्विशाख से परे पश्चगामी स्ट्रैंड को बढ़ाते हैं। देखिए, जब भी हम यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड की बात करते हैं तो ये द्विशाख है। इस वाली स्ट्रैंड पे हमेशा कंटिन्यू होती है, जो कि 3 स्ट्रैंड के बाद में बनती है, और इसका डायरेक्शन होता है 5 to 3। ये होती है कंटिन्यू स्ट्रैंड, ठीक है। इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, और इसके ठीक अपोजिट बनता है लैगिंग स्ट्रैंड, जिसे हम ओकाजाकी सेगमेंट कहते हैं। तो ये ओकाजाकी सेगमेंट
किसकी ओर बढ़ते हैं? ये परे पश्चगामी स्ट्रैंड, मतलब ये पश्च, इसे हम कहेंगे पश्च, ये अग्रगामी है, ये है अग्रगामी और ये है आपके पश्चगामी। इसको पश्चगामी क्यों बोल रहा है? देखो ये ऐसे हो रहे हैं, ऐसे पीछे से आगे की तरफ, इस तरह से। ये कैसे चल रहा है? ये यहाँ से आगे से पीछे की तरफ चल रहा है, ये आगे से पीछे की तरफ। लेकिन इसकी बात की जाए तो ये पीछे से आगे की तरफ चल रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके थर्ड। हिस्टोन H1 केंद्रिकाप के साथ संबंध क्या निर्देशित करता है? डीएनए प्रतिकृतिकरण हो रहा है, डीएनए क्रोमेटिन रेशो में संघनित हो रहा है, डीएनए की द्विकुंडली अनावृत है, अनुलेखन हो रहा है। तो हिस्टोन H1 का केंद्रिकाप मतलब न्यूक्लियोइड की बात की गई है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस के साथ संबंध का क्या निर्देश है? तो हिस्टोन का जो H1 होता है, बेसिकली इससे हिस्टोन में भी, क्योंकि आपको पता है H1 है, H2A है, H2B है, और H3 है, H4 है, इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन में H1 का कार्य क्या होता है? H1 का कार्य, एक बार जब कोइलिंग हो जाती है, तो कोइलिंग होने के बाद में, या फिर हम यूँ कहें कि किसी भी हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपटने के बाद में H1 का कार्य होता है सील करने का। जैसे हम चोटी वगैरह बांधते हैं, तो चोटी वगैरह बांधने के बाद में वो चोटी खुले ना, उसके लिए रबर बैंड लगा देते हैं। उसी तरह से एक बार जब यहाँ पे कॉइलिंग हो जाती है या फिर डीएनए की टर्निंग हो जाती है, तो उसे सील करने के लिए H1 का कार्य होता है। आपको याद आ रहा होगा। तो H1 यहाँ पे क्या है? H1 का केंद्रिकाप के साथ क्या संबंध निर्देशित करता है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ये बोल रहा है प्रतिकृतिकरण, नहीं है। फिर ये बोल रहा है क्रोमेटिन के रेशो में संघनन, ये सही है। डीएनए की द्विकुंडलीन अनावृत, ये भी गलत है। और अनुलेखन हो रहा है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके सेकंड। यदि एक आरएनए में 999 क्षारक है, जिसमें कि 333 अमाइनो एसिड वाली एक प्रोटीन कोड करता है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपके कब पूछा गया है? देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, और उस समय पे जब ये क्वेश्चन आया था तो काफ़ी ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो इसको सॉल्व करना एक चैलेंज बन चुका था। देखिए लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ये पता है, हमको ये पता है कि तीन कोडोन मिलकर एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। और ये यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास में 999 कोडोन है। अगर 999 कोडोन है तो हम कितने अमाइनो एसिड बनेंगे? तो इससे बनेंगे 333 अमाइनो एसिड बनने वाले हैं। और इसमें ये कहा है कि इसमें क्या होता है कि 901 स्थान पर, अब स्टार्टिंग से तो नहीं करेंगे, शुरुआत की हमने 1 से, तो ये 1 और हम 901 पे पहुंच गए। आप मान के चलिए कि हम 901 पे पहुंच गए। इसने यूँ कहा है कि 901 वाली जगह पे विलोपन हो गया है, विलुप्त हो गई है। 901 स्थान पर उपस्थित क्षारक विलुप्त हो गई है, तो 901 वाली इस तरीके से विलुप्त हो गई। 901 के बाद में क्या आता है? 902। तो 902 से लेकर 999, ठीक है ना? तो 99 तक, मतलब अभी ये वाला जो 99 था, अभी हो गया 998, क्योंकि एक डिलीट हो गया, तो अब क्या बचा आपका? 998। 998 का मतलब है कि अब हमारे पास में टोटल 98 बेस बचे हैं। टोटल 98 हमारे पास बेस बचे हैं। 98 के लिए अब, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा देखा जाए, इसने पूछा है कि कितने चेंज हो जाएंगे, कितने कोडोन परिवर्तित हो जाएंगे। तो कितने कोडोन परिवर्तित हो जाएंगे इसने ये पूछा है आपसे। इसने ये नहीं पूछा है कि कितने अमाइनो एसिड यहाँ पर बनेंगे। तो कोडोन में 3 आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि 99 यहाँ पर बेसेस हैं। तो 99 में आप ये देखो कि 97 तो 3-3 वाले कोडोन होंगे, लेकिन एक कैसा होगा? 2 वाला। और अगर बदलाव की बात करें तो सारे बदले हैं। 901
या फिर मैं कहूँ कि 900 के बाद में सारे बदल गए, तो 900 के या 901 के बाद वाले सारे बदल गए, इसका मतलब कितने बदले? 33 बदल गए, क्योंकि यहाँ पे 98 है ना, तो 98, या फिर मैं इसे 98 की जगह मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि 98 है, लेकिन इसमें से एक कोडोन 97 तो 3 वाले हैं, लेकिन एक कोडोन 2 वाला है, तो इसीलिए कितने बदले हैं यहाँ पे? 33। ये नहीं होगा क्योंकि मैच ही नहीं कर रहे हैं आंसर से, तो यहाँ पे 33 होगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। बाकी के जो 98 बचते हैं ना, ये कोडोन आपके चेंज हो जाएंगे इसके बाद। डीएनए के खंड कैसे होते हैं? ऋणात्मक आवेशित। बिल्कुल सही है, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, ये ऋणात्मक आवेशित ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए प्राणी को प्रचुरता में होना चाहिए? टीआरएनए, एमआरएनए, एमआईआरएनए और आरआरएनए। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या है, ठीक है, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि आपके शरीर में सबसे ज्यादा क्या है, तो प्रोटीन है। हमारे बाल किसके बने हुए? प्रोटीन के बने हुए। हमारी त्वचा किसकी बनी? प्रोटीन की बनी हुई है। हमारे मसल किसके बने? प्रोटीन के बने हुए। तो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन या स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। और इस प्रोटीन को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? राइबोसोम की आवश्यकता है। और राइबोसोम को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? आरआरएनए की आवश्यकता है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपके? आरआरएनए। अब हम 2018 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डीएनए के एक अर्धसंरक्षी प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण सर्वप्रथम किसने दर्शाया गया था? किस में दर्शाया गया था? पादप में, विषाणु में, जीवाणु में और कवक में। तो डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। इसको सबसे पहले प्रयोग के द्वारा किसने बताया था? तो ये आपके जीवाणु में बताया गया था, ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई के अंदर ये प्रयोग किया गया था, तो आंसर आ जाएगा आपके 3rd। और एक और बात, ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया था डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, वो किसने दिया था? मैसेल्सन और स्टाहाल ने दिया था। सही सम्मिलित को चुनिए। मैसेल्सन, स्टाहाल ने पाइसम सटाइवम पर काम नहीं किया है, इस पे मेंडल ने किया था। फ्रैंको इस जैकब और मोनार्ड, जिसने लैकोपेरोन दिया है, ये सही है। हार्शेन चेज ने टीएमवी पे कार्य नहीं किया था। एलेक जाफरी ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकाई पे कार्य नहीं किया था। तो यहाँ पे सही जो मैचिंग हो रही है 2nd से हो रही है। एक जीन के कोडिंग स्ट्रेन, यहाँ पे कोडिंग स्ट्रेन दी गई है आपको AGG, TAT, CG और CAT। तो ये आपको कोडिंग स्ट्रेन दी गई है। इसके द्वारा अनुलेखित mRNA का संबंधित क्रम बताइए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो यहाँ पे पहले तो कोडिंग स्ट्रेन आपको दी गई है, तो इसको आपको चेंज करना होगा। ए की जगह आप क्या लिख दोगे? ए के सामने आता है T, G के सामने आता है C, फिर यहाँ पे G है तो इसके सामने C, अगेन यहाँ पे T है, इसके सामने A के सामने T के सामने A, C के सामने आ जाएगा आपके G के सामने C और C के अपोजिट जस्ट G, A के अपोजिट T और फिर यहाँ पर अगेन आपका A। अब आप इससे mRNA बनाएंगे। तो mRNA में देखिए T से स्टार्ट है, तो T के सामने जस्ट आपके क्या आ जाता है? mRNA में A आ जाता है, तो यहाँ पे आ गया आपके A। C के सामने आता है G, C के सामने G, फिर A के सामने T आता है ना, लेकिन mRNA के अंदर थाइमिन नहीं होता, तो T की जगह यहाँ पे आ जाएगा U। जहाँ जहाँ पे A है वहाँ पे U आ जाएगा। तो अब आप मैच कर सकते हो, यहाँ पे ACC आ रहा है तो ये नहीं होगा, UCC आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। आपका मैचिंग यहाँ पे किससे हो रहा है वो देखना है आपको। इससे नहीं हो रहा तो आपका मैचिंग हो रहा है इससे, AGGU। तो देखिए यही आपका आंसर है। इस तरह से जब आपको कोडिंग स्ट्रेन दी जाती है तो फिर उसका जस्ट अपोजिट बना के फिर आप mRNA बनाएंगे। इनमें से कौन सा ऑपेरोन का भाग नहीं है? एनहांसर, उन्नायक, संरचनात्मक जीन और प्रचालक जीन।
जब भी हम ऑपेरोन की बात करते हैं तो उसमें क्या नहीं, मतलब क्या क्या होता है, पहले तो ये बात करें तो उसमें प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, लेकिन एनहांसर नहीं होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट इसका आंसर है। अब 2019 के क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में दिए गए एमआरएनए को पढ़ने के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा? यहाँ पे किस अवस्था में देखें और किस अवस्था में दिए गए एमआरएनए को पढ़ने के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है AAC, AGC, GGU और GCU और AUU। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 4वीं और 5वीं स्थिति पर क्रमशः A और G के निवेशन से अगर यहाँ पर ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है, तो इसने कहा है कि चौथी और 5वीं स्थिति पर अगर हम A डाल दें, चौथी स्थिति पर A डाल दें और G पे A डाल दें, 5वीं पे G डाल दें, तो इसके निवेशन से परिवर्तन होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। अगर आप निवेशन करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर परिवर्तन होने वाला है। 7वीं, 8वीं और 9वीं स्थिति पर GGU के विलोपन से, 7वें, 8वें, 9वें स्थिति पर GUG के विलोपन से। बल्कि यहाँ पे आप देखिए कि इसको मैं इस तरह से लिखूं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8वां है। तो 7वें, 8वें, 9वां, 7वां, 8वां, 9वां, इस तरह से देखें तो 7वें, 8वें, 9वें को अगर विलोपित कर देते हैं तो कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं होगा। GGU के विलोपन से कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा एक कोडोन ही विलुप्त हो रहा है और वो कंटिन्यूअस मैनर में हो रहा है, तो उसके विलोपन से यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला है। 5वीं स्थिति के G पर निवेशन से, तो जब निवेशन होगा या किसी एक कोडोन का, अगर पूरे एक कोडोन का विलोपन होता है या निवेशन होता है तो उससे परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अगर 2 का हो रहा है या 1 का हो रहा है तो फिर उससे परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है और आपका सही आंसर होगा सेकंड। यहाँ पे मैच करना है जीन का उनके उत्पाद के साथ, लैक ऑपेरोन के जीन का उनके उत्पाद के साथ, तो कर लेते हैं। यहाँ पे पहला ए दिया हुआ है आई जीन, तो आई जीन का जो आई जीन है ये होता है दमनकारी जीन। दमनकारी जीन को हम कहते हैं इनहिबिटरी। फिर बी में दिया हुआ है जैड जीन, और जैड जीन यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइड के लिए कोड करता है। आपने ZYA ये देखा होगा, तो जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए करता है। वाई जीन किसके लिए करता है? वाई जीन करता है आपके यहाँ पर डी, तो डी में आ जाएगा आपके परमीएज के लिए। वाई जीन करता है परमीएज के लिए, और फिर ए जीन करता है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ये होगा फर्स्ट। निम्न में से आनुवांशिक प्रकूट का कौन सा लक्षण जीवाणु को पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा मानव इंसुलिन उत्पन्न करने देता है? आनुवांशिक प्रकूट लगभग सार्वभौमिक है, आनुवांशिक प्रकूट विशिष्ट होता है, आनुवांशिक प्रकूट असंदिग्ध है और आनुवांशिक प्रकूट व्यर्थ है। जब हमने मानव इंसुलिन बनाया तो इंसुलिन प्रोटीन यहाँ पे बनाया है और उसके लिए अमाइनो एसिड बनाना जरूरी होता है, और अमाइनो एसिड किससे बनते हैं? कोडोन से बनते हैं। तो यहाँ पे जो भी कोडोन है उस कोडोन की या जेनेटिक कोड की ये एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल होने की वजह से ही जो AUG, मैं कहूँ AUG, तो जो AUG कोड मेरे लिए कर रहा है वही AUG कोड किसी और के लिए भी कर रहा है। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल होना, सार्वभौमिक होना, इसी की वजह से हम मानव इंसुलिन बना पाए हैं। आगे चलेंगे 2020 क्वेश्चन की तरफ। अनुलेखन के समय डीएनए की कुंडली को खोलने में कौन सा एंजाइम मदद करता है?
डीएनए के हेलिकल्स को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम यहाँ पे मदद करेगा? तो डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज और डीएनए हेलिकलेज। तो अनुलेखन के समय, अनुलेखन का मतलब ट्रांसक्रिप्शन, तो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन के समय डीएनए की कुंडली को खोलने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कार्य करता है। ये आरएनए पॉलीमरेज कुंडलन खोलने का भी कार्य कर रहा है और संश्लेषण का भी कार्य कर रहा है, दोनों कार्य कर रहा है। तो आपका आंसर होगा सेकंड। ट्रांसलेशन या अनुवादन की प्रथम अवस्था कौन सी है? टीआरएनए का अमाइनोसाइलेशन, एंटीकोडोन की पहचान और राइबोसोम एमआरएनए का बंधन और डीएनए अणु की पहचान। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पहला काम ये होता है टीआरएनए का अमीनो एसाइलेशन, तो ये पहला कार्य होता है ट्रांसलेशन में। यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 एंगस्ट्रॉम 34 नैनोमीटर है और स्तनपायी कोशिका के डीएनए की द्विकुंडलित में क्षार युग्मों की कुल संख्या 6.6 × 10⁹ बेस पेयर है, तब डीएनए की लंबाई क्या होगी? देखिए ये पूरा एनसीईआरटी का गिवन डाटा है और इसको आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हमारी कोशिका के अंदर जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो दो बेस पेयर्स हैं, उनके बीच की दूरी कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर होती है। और जो कुल न्यूक्लियोटाइड है उनकी संख्या कितनी है? क्षार युग्मों की संख्या कितनी है? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। तो डीएनए की लंबाई कितनी होगी? 2.2 मीटर। ये काफी आसान सा क्वेश्चन था और ये हमको एज इट इज भी याद कर सकते हैं और आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2.2 मीटर आ जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, 6.6 × 10⁻, बेस पेयर से आपको 0.34 नैनोमीटर को मल्टीप्लाई कर लेना है। इतना सा काम करना है जिसमें आपके 2.2 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अब 2021 के क्वेश्चन देखेंगे। आप देख रहे हो ये 2021 का क्वेश्चन है और सेम ऐसा क्वेश्चन आपने 2013 के स्टार्टिंग में देखा था। अगर नहीं होता है आप मैं दिखा देती हूँ। 2013 के स्टार्टिंग में हमने ये सेम क्वेश्चन किया था। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आपसे अब यहाँ पर भी पूछा गया है, थोड़ा सा चेंज हुआ है बस। सेंट्रल डोग्मा का पूर्ण प्रवाह चित्र आपसे पूछा गया है। इसमें ये पूछा है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है ना, ये आपसे पूछा गया है। आपको पता है कि ए यहाँ पर सेल्फ रेप्लिकेशन है और डीएनए का डीएनए में रेप्लिकेशन है, तो ए रेप्लिकेशन है। फिर ये लिखा हुआ है कि बी अनुलेखन है, सही है, और सी यहाँ पे पारक्रमण लिखा हुआ है इसलिए गलत है। सी यहाँ पे ए रूपांतरण लिखा है इसलिए गलत है। यहाँ पर ए रेप्लिकेशन है, ये आपका रेप्लिकेशन है। फिर यहाँ पर ये आपका ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसलेशन है, और इससे आपके क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे प्रतिकृतिकरण लिखा हुआ है, सही बात है, ये अनुलेखन भी है। और यहाँ रूपांतरण, तो रूपांतरण को हम अनुलेखन भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमने यहाँ पे रूपांतरण को अनुलेखन भी कह दिया तो कोई परेशानी नहीं है। और डी यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन, जो कि सही है। ये चौथा ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पारक्रमण, और पारक्रमण का मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। पारक्रमण मतलब ट्रांसडक्शन, और ट्रांसडक्शन में इन्फेक्शन होता है, ये अलग प्रोसेस है। और यहाँ पे ए ट्रांसडक्शन नहीं है, रेप्लिकेशन है, तो ये भी गलत है। आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? थर्ड। ससीम केंद्रीय जीवों में अनुलेखन की प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की भूमिका क्या होती है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की भूमिका क्या होती है? पहला ऑप्शन दिया है आरएनए को अनुलेखित करने का, टीआरएनए, 5S आरएनए, एसएनआरएनए को अनुलेखित करने का, एमआरएनए के पूर्ववर्ती को अनुलेखित करने का, और केवल एसएनआरएनए को अनुलेखित करने का। जब भी हम आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करते हैं तो ये अनुलेखन करता है टीआरएनए का, 5S आरएनए का, एसएनआरएनए का। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, सेकंड क्या करता है, थर्ड क्या करता है, ये आपको याद कर लेना है अच्छे से। थर्ड का कार्य होता है टीआरएनए, 5S आरएनए, एसएनआरएनए को अनुलेखित करने का।
डीएनए अंगुली छापन मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए के अनुक्रम में कुछ विशिष्ट स्थानों पर विभिन्नताओं की पहचान की जाती है। इन विशिष्ट स्थानों को क्या कहा जाता है? देखिए, ये जो विशिष्ट स्थान होते हैं ये VNTR होते हैं, जिन्हें वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहा जाता है। और ये वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स को रिपीटेटिव सीक्वेंस भी कहते हैं। और हर व्यक्ति में ये रिपीटेटिव सीक्वेंस अलग अलग होती है, इसी के आधार पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम करता है। तो यहाँ पर जो मेन आपका आंसर है वो क्या होगा? इसमें लिखा हुआ है अनुषंगी डीएनए, जो कि नहीं होगा। एक यहाँ पे पुनरावर्ती डीएनए जो रिपीटेटिव सीक्वेंस को बताता है, ये सही है। और एकल न्यूक्लियोटाइड के आधार पे भी नहीं होता। और यहाँ पे लिखा हुआ बहुरूपीय डीएनए, मतलब यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म के बेसिस पर भी यहाँ पर हम नहीं कहेंगे। जो मोर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड। ध्यान रखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी VNTR पे कार्य करती है, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स में हर व्यक्ति के डीएनए में जो टैंडम रिपीट्स है या रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ डीएनए है वो वेरी करती है। और इसी के बेसिस पर हम ये कह पाते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इस आधार पर भिन्न है। एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम जो एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थिति पर काटने के लिए पहचान जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपासित। अपासित का मतलब डीजेनरेट, ठीक है। ओकाजाकी अनुक्रम और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और बहुपुच्छन अनुक्रम। तो जब भी यहाँ पर हम एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी करते हैं तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की पहचान की जाती है। आपने बायोटेक में भी पढ़ा है। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा थर्ड। निम्न में से प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा आरएनए आवश्यक है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए mRNA की भी आवश्यकता होती है, tRNA की भी आवश्यकता होती है और rRNA की भी होती है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है siRNA, जो कि ये इंटरफेरेंस आरएनए है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देता। ये प्रोटीन सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है, यह ट्रांसलेशन नहीं होने देता है। तो siRNA, जिसे इंटरफेरेंस आरएनए भी कहा जाता है, ये आपके प्रोटीन संश्लेषण में कोई भूमिका नहीं निभाता, इसलिए आंसर आपके आ जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 35 है, अससीम केंद्रीय की अनुलेखन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रारंभ, दीर्घीकरण एवं समापन को उत्प्रेरित करता है? तो डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज और डीएनए एज। तो जब भी यहाँ पे एंजाइम जो कि प्रारंभन का भी कार्य कर रहा है, दीर्घीकरण का भी कार्य कर रहा है और समापन को भी उत्प्रेरित कर रहा है, तो ये एक ही एंजाइम है जो कि सारे कार्य कर रहा है, वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये सारे कार्य करता है। ये एंजाइम इनिशिएशन का भी कार्य कर रहा है, इलॉन्गेशन का भी और टर्मिनेशन का भी। किसी रोग के प्रभावी उपचार के लिए इसमें आरंभ, निदान एवं रोग क्रिया विज्ञान को समझना है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी आणविक निदान तकनीकी आरंभिक पहचान के लिए बहुत उपयोगी है? आरंभिक पहचान का मतलब है किसी भी बीमारी का अर्ली डायग्नोस कर लेना, उसके प्रारंभिक अवस्था में ही उस बीमारी को डायग्नोस किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे बेहतर टेक्निक जो होती है वो है एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। तो इसके आधार पर हम किसी भी बीमारी को, किसी भी को तो नहीं लेकिन कुछ विशेष बीमारियों को हम अर्ली स्टेज पर ही डायग्नोस कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे थर्ड। यदि एक डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा 30 है, एडेनिन की मात्रा दी गई है 30%, तो जितना ए की मात्रा होगी उतनी ही टी की मात्रा होगी, टी भी यहाँ पे 30% हो जाएगा। ठीक है, तो ग्वानिन और थायमिन और साइटोसिन की प्रतिशतता आपको ज्ञात करनी है। तो पहली बात तो यहाँ पे A + T बराबर आपका हो रहा है 60।
अब आपको G प्लस C के बारे में निकालना है, तो 100 में से आप माइनस कर लो 60, तो ये हो गया आपका 40। तो 20 तो आपका गुआनिन हो गया, 20 आपका हो गया साइटोसिन। तो आंसर आपके यहाँ पे आ रहा है थर्ड, थाइमिन 30%, गुआनिन एंड साइटोसिन 20 एंड 20%। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से हिस्टोन के विषय में कौन सा कथन गलत है? हिस्टोन प्रोटीन जो कि डीएनए की फोल्डिंग में आवश्यक होता है, डीएनए यहाँ पर कैसा है, एसिडिक नेचर का है, तो डीएनए के साथ में जो हिस्टोन होता है वो बेसिडिक नेचर का होता है, और कुल मिला के ये दोनों मिलके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और इससे इसकी स्टेबिलिटी आती है डीएनए की भी। हिस्टोन संगठित होकर 8 अणुओं की एक इकाई बनाते हैं, तो ये सही है कि हिस्टोन संघनित होता है और एक इकाई बनाता है 8 हिस्टोन प्रोटीन की। हिस्टोन की पीएच अम्लीय होती है, जबकि हिस्टोन की पीएच क्षारीय होती है, मैंने आपको अभी भी बताया। आरएनए या डीएनए, पहले तो डीएनए की बात करें, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, लेकिन डीएनए को जो कोइल करने वाला होता है हिस्टोन, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। हिस्टोन में लाइसिन, आर्जिनिन, अमीनो अम्ल प्रचुर मात्रा में होता है, ये भी सही है। हिस्टोन की पार्श्व श्रृंखला धनात्मक आवेश होती है, ये भी सही है, क्योंकि डीएनए ऋणात्मक आवेशित होता है तो ये धनात्मक आवेशित होता है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि केंद्रक के अंदर जहाँ पर आपका आनुवांशिक पदार्थ है तो वो ऋणात्मक आवेशित है, वो अम्लीय प्रकृति का है, और उसी के स्थायित्व के लिए यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर धनात्मक प्रकृति का है, उसी के साथ साथ यह बेसिडिक नेचर का भी है, तो दोनों मिलकर एक स्थायित्व में आते हैं, दोनों मिलकर यहाँ पे एक न्यूट्रलिटी में आते हैं, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है, अम्लीय नहीं होता है, क्षारीय होता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन दिया गया है प्रकूट AUG मिथ्योनिन और फिनाइल एलेनिन के लिए कूट लेखन करता है। सेकंड दिया गया है AAA और AAG दोनों प्रकूट अमाइनो एसिड लाइसीन के लिए कूट लेखन करते हैं। उपयुक्त कथनों के आधार पर निम्न विकल्प का सही चयन आपको करना है। पहला दिया हुआ है दोनों कथन फर्स्ट एंड सेकंड सही है। सेकंड दिया गया है दोनों कथन A और सेकंड गलत है, और थर्ड ऑप्शन दिया है कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है, और चौथा है गलत फर्स्ट जो कथन है वो गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है। पहले तो क्वेश्चन को दोबारा हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि AUG मिथ्योनिन के लिए भी कोड करता है और फिनाइल एलेनिन के लिए भी कोड करता है, जबकि AUG सिर्फ और सिर्फ मिथ्योनिन के लिए ही कोड करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। AAG और AAA ये लाइसीन के लिए कोड करता है, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेकंड दोनों सही है, जबकि ये गलत है। फर्स्ट सेकंड दोनों गलत है, ये भी गलत है। फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि फर्स्ट तो यहाँ पे गलत है और सेकंड सही है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 4। तो हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखे, 39 हमारे क्वेश्चंस थे, उसमें से आप ये भी देखिए कि 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, इसी के अलावा सेल बायोलॉजी से भी काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, और अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो उससे 3 से 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर भी ऐसे हैं जैसे कि सेल बायो है, मॉलिक्यूलर बायो है, तो मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 to 6 क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, और इनका हमेशा वेटेज ज़्यादा ही रहता है, मॉल बायो का भी और सेल बायो का। और सबसे ज़्यादा मैं आपको कहूँगी आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है सेल बायोलॉजी पर। सेल बायोलॉजी पर इसलिए क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी कम आते हैं, बहुत कम आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। बाकी हर साल ऐसा होता है, हर साल नीट का पेपर होता है, हर साल किसी एक चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोई भी एक चैप्टर, वो कोई सा भी हो सकता है, उसका हम आइडिया नहीं लगा सकते। कोई सा भी एक चैप्टर ऐसा होता है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे हमेशा 2 से 4 क्वेश्चन या उनका जो ग्राफ है वो हमेशा ऐसा ही है। जैसे सेल बायो, तो सेल बायो में से मिनिमम
6 क्वेश्चन और मैक्सिमम तो फिर कितने भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से मॉर्फो ले लो, एनाटॉमी ले लीजिए, तो वहाँ पे फिक्स है कि 2 से 4 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।